हेलो गाइस। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है एलिमेंट्री सेट थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री सेट थ्योरी के ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, ठीक है। आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ये आपको मैं बढ़िया अच्छे से नोट्स बना के प्रोवाइड करूँगा, है ना। साथ में इसका जो फर्स्ट पेज है उसकी एक खासियत है। आप देखो यहाँ पर जो आइकॉन है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जैसे क्लिक करोगे वैसे आप हमारे वीडियो लेक्चर के ऊपर पहुँच जाओगे, है ना। और उसके बाद अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो आप जस्ट इस आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुँच जाओगे, है ना। तो ये आपको हेल्प करेगा हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट तक आसानी से पहुँचने के लिए। उसके बाद हमारे जो लेक्चर के नोट्स होंगे वो आपको हेल्प करेंगे पढ़ने के लिए। आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा ना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेट उसको देखते हैं कि सेट क्या होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सेट ऑफ ऑल सिटीज़ इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश में जितनी भी सिटीज़ हैं उनका एक सेट है ना, तो हम इसको सेट बोलेंगे। वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स ले लेता हूँ 1 2 3 4 और उसके बाद इसको मैं एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, तो हम इसको भी सेट बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम इंग्लिश के किसी भी कैपिटल लेटर से शो करेंगे, या हम चाहे इसको सी से शो करें, ए से शो करें, एस से शो करें, किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ए से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ए सेट, ओके। किसका सेट है ये? नंबर्स का सेट है 1 2 3 4। इसमें जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 2 है, हम इसको एलिमेंट बोलेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है? तो इसमें 4 एलिमेंट है। और उसके बाद एलिमेंट को हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से शो करते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसको ए से शो कर सकते हैं, है ना। इसको हम स्मॉल लेटर ए से शो करते हैं, या फिर किसी भी स्मॉल लेटर से शो कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस के ऊपर है ना। अब आप देखो, अगर मैं इन्हीं नंबर्स को एक दूसरे ब्रैकेट, मान लो मैं इसको ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, मैंने इनको ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखा, तो अब ये सेट नहीं कहलाएंगे, ठीक। अब ये सेट नहीं कहलाएंगे। इसको बोला जाता है टपल, इसको बोलते हैं हम 4 टपल, है ना। ये 4 टपल है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, इसलिए हम इसको 4 टपल बोलेंगे, है ना। अगर इसमें n एलिमेंट होते हैं तो हम इसको n टपल बोलते हैं। तो ये तो हुई सेट के बारे में बात की, सेट क्या होता है, और डिटेल में भी देखेंगे हम। तो ये सिर्फ बेसिक हुआ, है ना, कि इसे हम सेट बोलते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। हम इसको यहाँ पर z से शो कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होगा? वो होंगे डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पर ये डैश से मेरा मतलब है कि इसके पीछे भी नंबर होंगे, -4 -5 -6 -7, ऐसे चलता जाएगा। और इधर 1 2 3 के बाद भी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये होते हैं सेट। अब इसके बाद देखो, जो एक सेट होता है ना, उसको हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट है ना, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट है। मैं अगर उसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 1 2, या फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना। इसमें ऑर्डर चेंज करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक और बात, इसमें जो एलिमेंट होते हैं अगर वो रिपीट भी कर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। मान लो 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया, है ना। अगर कोई एलिमेंट रिपीट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस तरह से वापस लिख सकते हैं, या चाहे इसको हम इस तरह से लिखें, या इसको चाहे इस तरह से लिखें, हम कैसा भी लिख सकते हैं, है ना। अगर मान लो ऐसा सेट लिखा हुआ है जिसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो गया तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और बात होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और सेट मान लो,
एस इक्वल टू ए बी और सी, ठीक है। एस एक सेट है, उसके एलिमेंट है ए बी सी। मुझे अगर बताना है कि ए इस सेट का मेंबर है तो इसको मैं लिखूँगा कैसे? मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है। इसका मतलब है कि ए इस सेट का मेंबर है। अब मुझे लिखना है कि ये जो डी है वो हमारे सेट का मेंबर नहीं है, या फिर मैं बोलूँ ये जो डी है हमारे सेट एस का एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? इसको मैं इस तरह से लिखूँगा, इसको लिखूँगा डजेंट बिलोंग टू एस। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स। ए बिलोंग्स टू एस, डी डजेंट बिलोंग्स टू एस, या फिर डी नॉट बिलोंग्स टू एस, है ना, एक ही बात है। हाँ चलो इसको मैं लिख देता हूँ ना, ए बिलोंग्स टू एस, डी डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया। अब ऐसा भी होता है कि हम किसी सेट के एलिमेंट्स को किसी प्रॉपर्टी के जरिए लिखते हैं। मतलब किसी सेट के जो एलिमेंट है वो कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना, तो उसको किस तरह से लिखेंगे? एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम, आसानी से समझ में आएगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं ना। सबसे पहले तो हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एस क्या होगा? सेट होगा। एक्स क्या होगा? एलिमेंट होगा। और पी क्या होगा? पी हमारी प्रॉपर्टी होगी। और पी एक्स क्या होगा? मतलब पी एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स हैज़ द प्रॉपर्टी पी, मतलब जो हमारा एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी पी को रखता है ना, इसका ये मतलब होगा। ये कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है। ये बस इतना बोलेगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो प्रॉपर्टी पी को रख रहा है ना, या फिर ऐसा बोलो कि वो उस प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम इसको एग्ज़ाम्पल नहीं बोल सकते, ये तो हमने इंडिकेट किया है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसे किस तरह से शो करेंगे, मतलब हमारा जो सेट होगा वो कैसा होगा, है ना। तो मान लीजिए सेट ए है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, हमारा जो एलिमेंट है एक्स वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस सेट के एलिमेंट होंगे एस के, और इस तरह से होंगे। इसको बोलते हैं सच दैट, इस कोलोन है ये, लेकिन इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं सच दैट, है ना। किस तरह से होगा? जो प्रॉपर्टी पी को रखता है, तो हम इसको लिखेंगे पी एक्स, है ना। यहाँ पर इसको क्या पढ़ते हैं हम? सच दैट। और इसको हम या तो इस तरह से भी शो कर सकते हैं, इस तरह की एक खड़ी लाइन से, ठीक है। पढ़ते वही हैं, सच दैट ही पढ़ेंगे इसको भी। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक्स कैसा किसका एलिमेंट है? एस का, और एक्स कैसी प्रॉपर्टी रख रहा है? पी। इसको एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक मैं सेट बी ले रहा हूँ, वो सारे एक्स जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब एक रियल नंबर है, और वो प्रॉपर्टी रखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। मैंने बोला इसको कोलन की जगह हम इस तरह से एक खड़ी लाइन भी लिख सकते हैं ना, इसको हम सच दैट ही पढ़ेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब वो सारे एक्स जिनका स्क्वायर 1 होता है। जैसे 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही जितने भी नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है उनका एक सेट, तो सिर्फ 2 ही नंबर होते हैं, 1 और -1, जिसका स्क्वायर 1 होता है। तो इस सेट में केवल 1 और -1 2 एलिमेंट आएंगे, है ना। ये एक ही बात है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये किसी सेट को प्रॉपर्टी के बेस पे शो करना ये होता है, और किसी सेट को नॉर्मली लिखना ये होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो कि एक्स होल्ड कर रहा है, और एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर में। आप देखो ना 1 और -1 क्या है? रियल नंबर है ना, ठीक है। इसी तरह से और सेट के एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे एक ऐसा सेट ले रहा है, ठीक है। ए इक्वल टू
एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रियल नंबर होंगे, और एक्स कैसा होगा, रियल नंबर होगा, और कैसा होगा, सच दैट एक्स इक्वल टू 2y, है ना, एक्स इक्वल टू 2y फॉर सम y बिलोंग्स टू z। z क्या चीज़ है, z इंटीजर्स है, हमने इसको यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही डिफाइन किया हुआ है, ये देखिए z इक्वल टू इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स है, -3 -2 1 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंटीजर्स है। तो हमने एक सेट लिया है ना, जो कि रियल नंबर्स में बिलोंग करता है, और x कैसा है, वो x इक्वल है 2y के, और y कैसा है, फॉर सम y बिलोंग्स टू z, है ना। y की जगह पे हम क्या रखेंगे, इंटीजर्स रखेंगे। तो इसमें एलिमेंट कैसे बनेंगे वो देखते हैं हमें ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो मैं यहाँ पर इंटीजर्स में 0 बिलोंग करता है, तो मान लो मैं y को टू 0 रखता हूँ, यहाँ पर y को टू 0 रख दूँगा, तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो x को टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो y को टू 1 रखता हूँ मैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2। ऐसे ही y को टू मान लो मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4, है कि नहीं। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी रख सकता हूँ, 0 रखूँगा, -1 रखूँगा, -2 रखूँगा तो -1 रखूँगा तो -2 आ जाएगा, -2 रखूँगा तो -4 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एक तो 0 मिलेगा, अगर यहाँ पर माइनस वैल्यू रखता हूँ तो -2 आएगा, तो +-2 आ जाएगा, फिर +-4 आ जाएगा, फिर +-6 आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो क्या हो गया, ये सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, है ना, हम इस तरह से लिख सकते हैं उसको, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इसके बाद हम सेट की डेफिनेशन देखते हैं कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। डेफिनेशन, सेट क्या होता है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या फिर एलिमेंट्स, है ना, एक ही बात है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स से क्या मतलब है, जो हमारे एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। हाँ, हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें एलिमेंट कैसे हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, 1 2 2 3 3 3, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि हम इसी चीज़ को इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है तो आप उसको इस तरह से लिख दो, रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना, हम इस फॉर्म में चेंज कर देंगे अगर रिपीट कर रहा है तो डेफिनेशन ये बोलती है कि सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। अब यहाँ पर वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो वेल डिफाइन है इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, हमने जो प्रॉपर्टी देखी ना पी एक्स, वो उसी की बात कर रहे हैं हम। ये जो प्रॉपर्टी है ये वेल डिफाइन होनी चाहिए, मतलब इसमें हमको सोचने में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए कि ये सही है या गलत है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं एक सेट लेता हूँ, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास जो कि स्मार्ट है ना, मतलब हम एक स्मार्ट स्टूडेंट का सेट ले रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल स्मार्ट स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। तो आप देखो हम स्मार्ट स्टूडेंट का एक सेट ले रहा है, तो आप यहाँ पर देखो कि ये जो स्मार्ट लिखा है ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट स्मार्ट है और कौन सा स्टूडेंट स्मार्ट नहीं है। हम एक ही एग्ज़ाम के ज़रिए या फिर हम एक ही चीज़ के ज़रिए हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो स्टूडेंट है कौन सा स्मार्ट है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा, गलत हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो वेल डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हम एक ऐसा स्टूडेंट मतलब एक ऐसा सेट ले रहे हैं जिसमें वही स्टूडेंट आएंगे जिसके परसेंटेज 70% है या उससे ज़्यादा है, मतलब एक ऐसे स्टूडेंट्स का सेट जिनके परसेंटेज 10th क्लास में 70% थे या उससे ज़्यादा थे, तो हम इसका सेट बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी है वो कैसी है, वेल डिफाइंड है, और ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, तो हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। तो ये क्या सेट है, क्या नहीं होगा,
इसका सेट नहीं बन पाएगा। इसका सेट बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन पाएगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट होंगे उनके नाम क्या हैं, ABC है, तो ABCD और E, ठीक है, मान लेते हैं उनके नाम ABCD है और सेट को हम ऐसे शो कर रहे हैं, तो ये एक सेट हो गया, है ना। तो ये वही डेफिनेशन। यहाँ पर वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है वो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। वेल डिफाइन मतलब प्रॉपर्टी की बात ही कर रहे हैं। हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि हम ये बता सकें उससे कि हमारे सेट का एलिमेंट कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसेट के ऊपर बात कर लेते हैं, सबसेट क्या होता है। तो सबसेट की डेफिनेशन देखते हैं ना कि सबसेट क्या होता है। लेट A and B any two set, then A is called subset of B if for all x belongs to A implies x belongs to B। यहाँ पर ये जो लिखा हमने इसका मतलब क्या है ना, सबसे पहले तो ये समझो। यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब एक्स में ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में भी होने चाहिए। इसको एग्जांपल के जरिए समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ए है, ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो ये ऐसा बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट है, तो वो सारे के सारे बी में भी होने चाहिए, है ना। तो जो नया सेट होगा हमारा बी, उसमें एटलीस्ट ये 3 एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 1 2 3 इसमें होंगे प्लस कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, मान लीजिए 4 और 5 भी है ना। तो हम बोलेंगे कि ए बी का सबसेट है ना। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ये होती है डेफिनेशन सबसेट की। तो इसको मैं ज़्यादा समझाने वाली कुछ ज़्यादा बात नहीं है, मुझे लगता है आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बात, हम यहाँ पर इस डेफिनेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, तो हम और करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन को हम इस तरह से लिखेंगे, देयर नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एस नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो ये ऐसा बोल रहा है कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि बी में नहीं बिलोंग करता है ना। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं है। आप यहाँ पर भी देखो ना कि ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि बी में नहीं है ना। ऐसा भी बोल सकते हैं हम, इसका उल्टा क्या बोल रहा है कि सेट ए में वो सारे एलिमेंट है जो कि सेट बी में भी है, और इसका उल्टा कैसे बोलेंगे कि सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो सेट बी में ना हो, है ना। ये वो लिखा है, तो हम इसका उल्टा इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको हम इस तरह से शो करेंगे। तो चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम एक सेट लेते हैं ए, एग्जांपल लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एंड एक और सेट ले लेते हैं अपन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आपको तो पता ही होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होता है ना। तो आप यहाँ पर देख के बता सकते हो कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स में भी होते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, आपने बताया कि इसमें से कौन से सही है और कौन से गलत है। तो क्वेश्चन इस तरह से, लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट 2, ठीक है। हमने यहाँ पर एक सेट लिख लिया है, तो अब आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन से ऑप्शन रॉन्ग है ना। तो चलो ठीक है, ऑप्शन लिख दिया मैंने। तो आप बताओ इसमें से कौन कौन से सही है और कौन से गलत है। तो पहले की बात करते हैं, ये बोल रहा है कि 2 बिलोंग करता है ए में, तो ये सही है क्या, आप देख के बताओ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 2 हमारे सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट है क्या, तो जवाब है नहीं। यहाँ पर एक
हमने सेट्स का सेट लिया हुआ है ना, ये टू जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, मतलब एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो हमने सेट्स का सेट लिया हुआ है। तो यहाँ पर टू एक एलिमेंट है ए का, ऐसा गलत हो जाएगा ये, अगर ये ऐसा लिखा होता टू कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए, जो कि सही होगा, जो कि हमारा अगला ऑप्शन है, ये सही है ना, ये रॉन्ग है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 2 3 बिलोंग कर रहा है हमें, तो ये फिर से अगेन गलत हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि कर्ली ब्रैकेट 2 3 जो कि एक सेट है, 2 3 का सेट सेट ए का सबसेट है, तो अगेन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक एलिमेंट है। आप सिर्फ इसको एक एलिमेंट की तरफ देखो, सेट की तरफ मत देखो। ये जो है पूरा का पूरा, ठीक है, इसको एक एलिमेंट की तरह देखो। मान लो इसको मैं ए मानता हूँ, तो ये एक एलिमेंट है ए, जो कि ए में बिलोंग कर रहा है। ये सबसेट नहीं है, हम इसको सबसेट नहीं बोल सकते ए का, है ना। सबसेट कब बोलेंगे? जब बोलेंगे जब इसके ऊपर इस तरह से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया जाए और इसको एक नई तरीके से डिफाइन कर दिया जाए। मान लो इसको मैं भी बोल देता हूँ, तो बी सबसेट होगा ए का, है ना, तब हम सबसेट बोल सकते थे। तो अभी फ़िलहाल में वो जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा? रॉन्ग होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि 4 5 ए का सबसेट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब ये राइट कब होंगे? अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता 2 3, इसको एक और कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, ये एलिमेंट है, एलिमेंट का एक सेट बना देता मैं, सिंगल एक एलिमेंट का एक सेट बना देता मैं, और बोलता है कि ये सबसेट है ए का, तो बिल्कुल राइट होगा, है ना। ये एक एलिमेंट है, सेट्स का हमने एक सेट लिया है ना, यहाँ पर ये एक एलिमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम अब एम्प्टी सेट के ऊपर बात करेंगे कि एम्प्टी सेट क्या होता है ना। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, है ना। या फिर हम इसको इस तरह से शो करते हैं फाई, मतलब अगर मुझे शो करना है कि हमारा सेट ए एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसको मैं ए इक्वल टू 5 लिखूँगा, या फिर मैं उसको ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा दूंगा, बस उसके अंदर कुछ नहीं लिखूँगा। तो मैं वो इससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि हमारा जो सेट है वो खाली है, एम्प्टी है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, है ना। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या वेल डिफाइंड है, तो बात आती है बिल्कुल सही है कि वेल डिफाइंड है ये, है ना, वेल डिफाइंड होगा। क्यों होगा? एम्प्टी सेट बोलता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, तो बहुत क्लियर उसी बात है, हमको पता है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, वेल डिफाइन है। प्रॉपर्टी कैसी है इसकी सेट की? पूरे क्लियर है कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ठीक है, वेल डिफाइन है ये, है ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये एक सेट होगा। अब एक बात आती है कि जो हमारा एम्प्टी सेट है वो किसी भी सेट, जैसे मान लो कोई सा भी सेट ले लो आप, मान लो बी ले लो, इसमें कुछ भी एलिमेंट है ए बी सी, तो यहाँ पर जो हमारा एम्प्टी सेट होगा ए, वो हमेशा बी का सबसेट होगा। अब ऐसा क्यों होगा? है ना, सोचने वाली बात है। सबसेट क्या होता है? जो कि उस सेट में हो, है ना। जैसे कि आप देखो ए इक्वल टू 5 है, तो बी में भी एक एलिमेंट के तौर पर 5 होना चाहिए। बट आप ए की डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा गौर करो कि ए की डेफिनेशन क्या है। ए बोल रहा है कि ऐसा सेट कि जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, है ना, तो ये हमेशा सेट बी का सबसेट होगा। तो इसका एक प्रूफ है, मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं ना, ये तो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो एम्प्टी सेट होता है ये कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। और उसके बाद देखो सेट एंड इज डिनोटेड बाय, हम एम्प्टी सेट को 5 से शो करते हैं या फिर इस तरह से शो करेंगे, ये हमारी चॉइस के ऊपर है। और इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया ना क्या होता है। इसको हम नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, ये हमारी चॉइस के ऊपर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट हमेशा सभी सेट का सबसेट होता है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक सेट है बी जिसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट है ए जो कि फाई है, मतलब एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर ए हमेशा सबसेट होगा बी का, है ना। ये बिल्कुल राइट है। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये सही क्यों है ना। इसका हम प्रूफ देखते हैं। हम इसको ही नहीं प्रूव करेंगे, हम एक ऐसे ही सेट मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे कि एम्प्टी सेट हमेशा उस सेट का सबसेट होता है ना। तो सिंस देयर नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या बोलता है कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है जो कि हमारे सेट में बिलोंग कर है। तो ये वही लिखा हुआ है, मतलब फाई में कोई एलिमेंट नहीं, मतलब हमारे एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। फॉर ऑल सेट बी, ठीक है। बी हर तरह के सेट है, मतलब हमने यहाँ पे 4 एलिमेंट लिया है, हम 5 ले लें या फिर इन्फानाइट ले लें या फिर नंबर्स का सेट ले लें या कोई सा भी सेट ले लें, तो फॉर ऑल सेट्स बी, ठीक है। हम सारे सेट्स को बी से शो कर रहे हैं। तो आप उसके बाद देखो, हमने एक डेफिनेशन देखी थी ऊपर, है ना। हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन देखी, कहाँ पे है वो, थोड़ी और पीछे चलते हैं। सेट की डेफिनेशन देखी थी, सॉरी सबसेट की डेफिनेशन देखी थी ना। सबसेट की डेफिनेशन कहाँ रही, ये रही। देखो यहाँ पर हमने एक और डेफिनेशन देखी थी, इसके अलावा हम इसका यूज़ करेंगे, है ना। ये क्या बोल रहा था कि देयर नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट, वही एलिमेंट बी में भी नहीं होगा, मतलब ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो कि बी में ना हो, है ना। इसका ये मतलब होता है, हम इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे कि देयर नॉट एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू फाई सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। आप इस स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखिए। ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि जो हमारा एम्प्टी सेट है उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो बी में नहीं है ना। यही चीज़ हमारी जो डेफिनेशन थी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी सबसेट की, उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। किसको सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेशन को। अब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि फाई क्या होगा, फाई सबसेट होगा बी का। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख लेते हैं। अभी मैंने इसको यहाँ जब प्रूफ बोला है, हम इसको प्रूफ नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, प्रूफ है वो, बट आप इसको रिज़ल्ट बोलो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। रिज़ल्ट भी रहने दो, इसको स्टार बना देते हैं ना। एवरी एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। इससे समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वलिटी देखते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब क्या है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो ये आपस में इक्वल कब होंगे, है ना। ये ऐसा तभी होता है जब ए बी का सबसेट हो, क्या हो, ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे, तभी हम बोलेंगे कि ए और बी आपस में इक्वल है। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन वी से दैट ए एंड बी आर इक्वल एंड वी राइट A equal to B if A is a subset of B and B is a subset of A। तो चलिए इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ ना, मैं एक सेट ले रहा हूँ A इक्वल टू A B और C, है ना, और B इक्वल टू ले रहा हूँ A B C और D। आप यहाँ पे देख सकते हो कि A B का सबसेट है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑल एलिमेंट ऑफ A इज बिलोंग्स टू B, है ना। क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या थी कि फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B।
मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में भी बिलोंग करेंगे, तो ए बी का सबसेट होगा, है ना। तो इस हिसाब से ए बी का सबसेट है। लेकिन यहाँ पर बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि बी में डी बिलोंग करता है और डी ए में नहीं है ना। अगर ये सबसेट होने के लिए, अगर ये सबसेट होता तो क्या होता, डी बिलोंग करता बी में, तो इसका मतलब है कि डी को ए में भी बिलोंग करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये सबसेट नहीं है ना। तो ये आप यहाँ पर इस रिज़ल्ट से बोल सकते हो कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, है ना। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सेट है सी, इसमें 3 नंबर है 1 2 3। एक सेट है डी, इसमें भी 3 नंबर्स है 1 2 3। तो आप देख सकते हो कि सी डी का सबसेट है। सी क्या है? सबसेट ऑफ डी, इस डेफिनेशन के हिसाब से। और उसके बाद इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि डी इज़ अ सबसेट ऑफ सी। क्यों? क्योंकि आप देखो कि डी में जितना भी एलिमेंट है वो सी में भी है, तो इसलिए हम इसको भी लिख सकते हैं। अब आप देखो इस कंडीशन के हिसाब से सी और डी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमने देखा कि 2 सेट इक्वल कब होंगे? जब ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इक्वलिटी क्या होती है दो सेट की। दो सेट इक्वल कब होंगे? दो सेट इक्वल तभी होते हैं जब वो एक दूसरे के सबसेट हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रॉपर सबसेट के ऊपर बात करते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। तो देखो होता क्या है, जैसे अपन एक सेट है ना, मान लो एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अगर ए बी में कंटेन करे, है ना, बी में कंटेन करे, लेकिन ए कभी भी बी के इक्वल ना हो, तब हम इसको ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे मान लो हमारे पास ए इक्वल टू है 1 2 3, है ना, और बी इक्वल टू है 1 2 3 4। तो आप देखो यहाँ पर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, और ए बी में कंटेन कर रहा है, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में भी है, प्लस बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ए बी का प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट है ना। जैसे मान लो हम कोई अजम्पशन कर रहे हैं, हमको नहीं पता है कि सबसेट कैसा है, मतलब सेट कैसा है, हम वहाँ पे कुछ अज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए बी का सबसेट होगा, ऐसा लिख देते हैं अपन। तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि जो ए है वो बी के इक्वल भी हो सकता है, या फिर ए बी में कंटेन कर रहा है। इसके दो मतलब होते हैं, और इसका सिर्फ एक मतलब होता है कि ए बी में कंटेन कर रहा है, वो कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब होता है प्रॉपर सबसेट का। चलिए इसको हम वर्ड से में लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी any two sets, then we say that A is a proper subset of B, and we write A contains B, or A is a subset of B but not equal to B। ठीक है, हम इसको दो तरीके से लिखते हैं। या तो हम इस तरह से लिखेंगे कि ए सबसेट है बी का, है ना, मतलब प्रॉपर सबसेट है बी का, और ए बी में कंटेन कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो इसको हम वही बोलते हैं ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, दोनों एक ही बात है ना। अब इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो, मतलब सबसेट तो होना ही चाहिए। मतलब जैसे मान लो ये सेट बी है हमारा, है ना, और ये सेट ए है, ये इसके अंदर कंटेन करना चाहिए। और उसके बाद बोल रहा है एंड
ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये जो ए है हमारा, ठीक है, उसका साइज़ बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम बोलते हैं कि ए बी में कंटेन करता है और ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब वो सारे एक्स जो कि रियल नंबर है और उसने इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, हम उसका एक सेट ले रहे हैं, है ना। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -1 और 1 के, क्योंकि आप देखिए अगर हम एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दें, यहाँ पर एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रख दें, जैसे -1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, और अगर 1 रखेंगे तो उसका स्क्वायर भी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि -1 और 1 हमारे सेट के एलिमेंट होंगे। अगर एक्स की जगह पे कोई सा भी नंबर रखा जाए, जैसे मान लो मैंने 1/2 रखा है ना, तो इसका स्क्वायर किया तो वो हो जाएगा 1/4, जो कि इक्वल नहीं है 1 के, ठीक है। तो ये 1/2 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा कोई सा भी नंबर हमारे सेट का एलिमेंट नहीं होगा, केवल -1 और 1 हमारे सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो -1 और 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं एक सेट बी है, ठीक है, वो भी एक्स बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब एक्स एक रियल नंबर है, सच दैट, इसको हम हमेशा सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, मतलब वो सारे एलिमेंट जिसकी पावर 4 करने पर हमको 1 मिलता है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो होंगे -i, i, -1 +1, ठीक है। ये सारे एलिमेंट होंगे जिसकी पावर 4 करने पे हमको इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो ये हमने कैसे निकाले, बहुत आसान है। आप देखो जब हम एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 लिखेंगे तो 1 इस साइड आ जाएगा, तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। आप इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, वापस एक्स की पावर 4 -1 मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप देखो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 मिल जाएगा अपने को, ठीक है, ये इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो x -1 x +1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, ये हो जाएगा -i और x +i, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में, क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तब देखो क्या आता है, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर +xi, फिर -xi, उसके बाद i का i से मल्टीप्लाई होगा तो -i का स्क्वायर, है ना। तो इस से तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है, i स्क्वायर होता है -1, है ना। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +1। तो देखिए ये वापस हमको मिल गया वापस, तो हम एक्स स्क्वायर +1 को इस तरह से लिख सकते हैं ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, हमको फिर से वही वाली बात हो जाएगी, x -1 इक्वल टू 0 और x +1 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमको x -i इक्वल टू 0 और x +i इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x इक्वल टू i मिल जाएगा और x इक्वल टू -i मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कितनी वैल्यूज मिल रही है, x इक्वल टू 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, i मिल रहा है और -i मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमने वही लिखा है
कि x इक्वल टू ये आएगा, हमारे सेट में इतने एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो आप देख सकते हो ये सिर्फ समझाने के लिए था ना कि हमारे सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, अपन थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखो हो क्या रहा है। तो आप देखो सेट ए के जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, बट कुछ ज़्यादा एलिमेंट है ना। तो हम बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है ना, हम इस तरह से लिखेंगे। या फिर हम ये बोलेंगे या फिर लिखेंगे, बोलेंगे तो भाई कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, बट लिखने का तरीका एक और ये भी हो सकता है ना। ये दोनों तरीके होते हैं, लेकिन एक ही बात है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पावर सेट के ऊपर बात करते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट लेते हैं। मान लीजिए एक सेट ए है जिसमें 2 एलिमेंट है एक्स वाई। अगर हम इसका पावर सेट पता करते हैं तो इसका जो पावर सेट होता है उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो, ये जो सेट है इसका सबसेट क्या क्या होंगे। यहाँ पे सबसेट होंगे, एक वाई होगा, एक एक्स होगा, और वाई होगा, और होगा एक्स वाई, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट्स लिखे हमने ये सभी हमारा जो सेट है उसके सबसेट होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो सबसेट है इनका एक सेट बना दे अगर हम, तो इन सबसेट का सेट जो होता है उसी को हम पावर सेट बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ ए, और इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखो जो कि हमारा पावर सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट है। जब हमारे सेट में 2 एलिमेंट थे तो हमारे पावर सेट में कितने एलिमेंट है, 4 है। अगर इसी तरह से अगर हमारे सेट में 3 एलिमेंट होते हैं तो जो हमारा पावर सेट होता उसमें 8 एलिमेंट होते हैं। तो ये हमको कैसे पता चला कि पावर सेट में 8 एलिमेंट होते हैं। तो देखो इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। यहाँ पर जो n है वो एलिमेंट्स की संख्या है। अगर यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 जो कि हो जाएगा 4। और मान लो कि यहाँ पर जो हमारा सेट है उसमें 3 एलिमेंट है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 8। अगर ऐसे ही अगर यहाँ पर 4 एलिमेंट होते हैं तो वो होता है 2 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आ जाता। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ देखेंगे हम अभी आगे। और अभी तो सबसे पहले तो हम पावर सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं ना। अभी तो मैंने आपको यही समझाया कि पावर सेट एक्चुअल में होता क्या। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना। Let A be any set, then set of all subset of A is called power set of A, and it is denoted by PA। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि A एक सेट है। अगर हम इस सेट के सभी सबसेट का एक सेट लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, है ना। इतनी सी डेफिनेशन, और हम इसको PA से डिनोट करेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं और थोड़ा डिटेल में। तो PA इक्वल टू क्या होगा, PA इक्वल टू होगा एक्स क्या चीज़ है, एक्स है सारे सबसेट किसके, ए के, ठीक है। ये जो सेट है उसके जितने भी सबसेट है उसका एक सेट ले लिया हमने। इसकी ये प्रॉपर्टी है ना कि ऐसे एक्स, या मैं बोलूँ कि ऐसे सबसेट्स जो कि ए के सबसेट हो, है ना। तो इसको एग्जांपल के जरिए समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम 3 एलिमेंट वाला एक एग्जांपल देखते हैं। लेट ए इक्वल टू एक्स वाई और जेड। यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो इसका पावर सेट क्या बनेगा वो देखते हैं अपन, है ना। तो पी ए इक्वल टू होगा इसके जितने भी सबसेट है वो सारे। तो पहली बात फाइव इसका सबसेट है, उसके बाद एक्स इसका सबसेट है, उसके बाद वाई इसका सबसेट है, ठीक है। उसके बाद जेड भी इसका सबसेट होगा, उसके बाद एक्स वाई इसका सबसेट होगा, और एक्स जेड वो भी इसका सबसेट होगा, या फिर मैं बोलूँ वाई जेड वो भी इसका सबसेट होगा, ठीक है। या फिर एक्स वाई जेड तीनों वो भी इसका सबसेट होगा,
है कि नहीं। कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये थे सारे सबसेट, है ना। इसको बोलते हैं हम पावर सेट, किसी सेट का पावर सेट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पावर सेट क्या होता है। अब हम इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लेट ए बी सेट containing element, then number of elements in PA, PA का मतलब है कि हमारा पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n। ठीक है, एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया था, अभी आप देखना चाहो तो पिछले वाला एग्जाम्पल ही देख लो, है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो अपने को पावर सेट में कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इतने एलिमेंट मिले, है ना। तो यहाँ पर भी उसका हमने फॉर्मूला लिखा है बस। तो मुझे लगता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप इसके बाद इसका रीज़न जानना चाहते हो कि इसमें 2 की पावर n ही एलिमेंट क्यों हो गए, तो इसका भी एक रीज़न होता है ना। तो हम चलिए रीज़न समझ लेते हैं। तो आपने कभी कॉम्बिनेशन पढ़ा हो, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो 3 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को चूज़ करना, है ना। तो उसके पास हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पर 3 बॉल्स हैं, हमको 3 बॉल्स में से कोई एक बॉल उठाना है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे हमको ये पता करना है। तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि होता है NC1। हमारे पास यहाँ पर टोटल बॉल कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर n की जगह पे 3 आ जाएगा, और हम उसमें से सिर्फ एक बॉल उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है 3 फैक्टोरियल अपन में यहाँ पर 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 - 1 इसका फैक्टोरियल, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमको मिलता है 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल को जब ओपन करते हैं तो हमको इस तरह की एक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, और 3 - 2 क्या बचेगा, 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 × 1 बचेगा। तो 2 × 1 से 2 × 1 कैंसल आउट हो जाएगा और हमको 3 मिलेगा। तो ये जो रिज़ल्ट है वो हमको क्या बताएगा कि जब हमारे पास 3 बॉल्स है, उसमें से अगर हम एक बॉल उठाना चाहते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। आप देखो 3 ऑप्शन है। अब मान लो हम इसी चीज़ को हमारे सेट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो अभी हमने XYZ, ठीक है, एक सेट लिया था और इसका पावर सेट देखा था, ठीक है। वो क्या था, वो इस तरह से था। तो आप देखो हम बोल रहे हैं कि 3 एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट को चूज़ करना है। वैसे ही यहाँ पर 3 एलिमेंट है, उसमें से एक एक को चूज़ करना है, तो N3C1 क्या होगा, 3, है ना। तो आप देखो जब हम एक एक एलिमेंट को चूज़ कर रहे हैं तो कितने एलिमेंट मिले, 3। अब मान लो मैं इन 3 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट का सेट बनाना चाहता हूँ, तो वो कितने होंगे, तो हो जाएंगे 3C2, ठीक है। 3C2 कितना होगा, वो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 - 2 फैक्टोरियल, है ना। और ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1, और 2 को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो उसको तो छोड़ो। तो यहाँ पर इस इक्वल टू आ जाएगा 3, है ना। इसका मतलब है कि जब हम 3 में से 2 एलिमेंट के सेट बनाने जाते हैं तो हमको 3 सेट मिलेंगे। तो आप देखो एक सेट ये रहा, दूसरा सेट ये रहा, तीसरा सेट ये रहा, हमको 3 सेट मिल गए, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 सेट मिल गए। अब उसके बाद आप देखो मान लो हम कितने सेट चाहते हैं, 3C3, मतलब 3 एलिमेंट में से हम 3 एलिमेंट का सेट बनाना चाहते हैं, तो हम कितने सेट बना पाएंगे, तो वो कैसा होगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल, उसके बाद 3 - 3 और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब हम 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 × 1,
और इसको ओपन करेंगे क्या होगा 3 × 2 × 1 और 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। तो ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको 1 मिल जाएगा। तो ये बता रहा है कि 3 एलिमेंट में से हम 3 एलिमेंट चूज़ करके उसका एक सेट बनाना चाहते हैं तो केवल हम एक ही सेट बना पाएंगे। तो आप देखो केवल हम एक ही सेट बना पा रहे हैं, है कि नहीं। और अगर हम 3 एलिमेंट में से एक भी एलिमेंट चूज़ नहीं करना चाहते, मान लो हम 0 चूज़ करना चाहते हैं, तो क्या होगा, वो होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 - 0 फैक्टोरियल, ठीक है, जो कि होगा 1। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिर्फ 1 एक ही बार मिला, ये 5 है ना, जिसमें से हम कोई भी एलिमेंट उठाना नहीं चाहते, 5 मिल गया, है ना। तो अगर हम पता करना चाहते हैं कि इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो आप देखो आप इन सबको ऐड कर दो, 3C0 को ऐड कर दो प्लस 3C1 को ऐड कर दो प्लस 3C2 को, उसके बाद 3C3 को। तो 3C0 क्या आया 1 आया, 3C1 क्या आया 3 आया, प्लस 3C2 क्या आया 3 आया, उसके बाद प्लस 3C3 क्या आया 1 आया। सबको ऐड करो तो 1 + 3 6 7 8, ठीक है 8 आया, जो कि 2 की पावर कितना है 3 है ना। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। इसी तरह से अगर 3 एलिमेंट की जगह पे ज़्यादा एलिमेंट हो, मान लो n एलिमेंट हो, तो n एलिमेंट के लिए क्या होगा, ठीक है, n एलिमेंट के लिए इस तरह से रहेगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ये सब चलता जाएगा, है ना। कहाँ तक रहेगा NCn तक रहेगा। अब उसके बाद देखो इनकी वैल्यूज़ क्या आएगी, जितने एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से हमको सॉल्व करने पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, हमको पता है कि a + b की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर n प्लस a की पावर n-1 b NC1 प्लस a की पावर n-2 b की पावर 2 NC2 प्लस a की पावर n-3 b की पावर 3 NC3। ये ऐसा चलता जाता है और a की पावर 0 हो जाती है और b की पावर n हो जाती है और NCn मिल जाता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, अगर आपने कभी कहीं देखा हो तो, है ना। इसका भी एक प्रूफ होता है, अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो आप देखो अगर मैं a और b की जगह पे 1 रख दूँ, क्या कर दूँ, a और b की जगह पे 1 रख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, a की जगह पे अपन ने 1 रख दिया तो 1 की पावर n, फिर प्लस 1 की पावर n-1, 1 की पावर n नहीं 1 की पावर यहाँ पे 1 है, b की पावर 1 है, ठीक है, ये है NC1। उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसकी पावर n-2 और b की जगह पे 1 आ जाएगा, उसकी पावर 2 NC2। ये ऐसा चलता जाएगा और प्लस आखिरी में अपने को मिलेगा 1 की पावर 0, 1 की पावर n और NCn, ठीक है। तो ये सारे 1 तो हट जाएंगे, है ना। तो अपने को क्या मिलेगा 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डेडेडेस प्लस NCn, और ये 1 किसके इक्वल होता है, ये 1 इक्वल होता है NC0 के, है ना। तो ये इसके इक्वल होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा NC0 और बाकी सारा वैसा का वैसा आएगा NCn। तो आप यहाँ पे देखो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 + 1 की पावर n, तो मतलब 1 + 1 कितना होता है 2, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n किसके इक्वल होता है इसके। और हमने देखा कि यही तो हमको चाहिए था, इसका ये रिज़ल्ट तो चाहिए था, इसका मतलब है कि ये इक्वल टू होगा 2 की पावर n, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और ये नीचे उसका प्रूफ है कि नहीं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ता है, आप इसको सोल्व करोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप इसका भी रीज़न जानना चाहते हो तो वो भी बहुत आसान है। देखो क्या होता है कि एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन आर की जगह पे 0 रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल मिलेगा। यहाँ पे जो 0 फैक्टोरियल आता है उसकी वैल्यू 1 होती है ना। और एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से एन से 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। ये इसका रीज़न है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे सेट होते हैं हम उन पर कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं ना। तो चलिए देखते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। ओके, तो देखो अब जो हमारा सबसे पहला ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन। ओके, तो यूनियन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक हमारे पास सेट ए है ना, जिसमें केवल 2 एलिमेंट है ए बी, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट है बी सी और डी। तो जब हम इन दोनों का यूनियन पता करेंगे तो यूनियन में वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि दोनों सेट में हो, ठीक है। मतलब जो दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे आप यहाँ पर एक साथ लिख दो, है ना, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे ए बी सी डी, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि वो सारे एलिमेंट जो कि या तो हमारे सेट ए में है या सेट बी में है, उन सभी को यहाँ पर एक साथ लिख दो, तो हम उसको बोलेंगे ए यूनियन बी। ओके, इसको बोला जाता है यूनियन। इसकी जो डेफिनेशन होती है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जो यूनियन होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर हमने ये जो लिखा है इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो कि या तो एक से में बिलोंग कर रहा है या हमारे सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे जो यूनियन है हमारा उसमें कैसे एलिमेंट है, यहाँ पर जो ए है वो हमारे सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और जो से एलिमेंट बी है वो भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है और सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और एक इसमें बिलोंग कर रहा है, केवल ए में बिलोंग कर रहा है, बी में नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि वो सारे एलिमेंट जो कि या तो सेट ए में है या सेट बी में है उनको आप एक साथ लिख दो, ठीक है। तो ये होता है यूनियन। आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है डी ई एफ। तो आप देखो दोनों सेट में अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन जब हम इनका यूनियन पता करेंगे तो इनका जो यूनियन होगा उसमें वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि किसी भी एक सेट में है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ। तो यूनियन का ये मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं जो कि हमारे सेट ए में हो या फिर सेट बी में हो। ओके, ये होता है यूनियन। अब इसके बाद हम देखते हैं इंटरसेक्शन, कि इंटरसेक्शन क्या होता है ना। इंटरसेक्शन हमारा दूसरा ऑपरेशन होगा। तो इंटरसेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरसेक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर ये जो लिखा हमने इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो कि हमारे सेट ए में बिलोंग करते हैं और सेट बी में बिलोंग करते हैं, मतलब हमारा जो एलिमेंट है दोनों में बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारे वो इंटरसेक्शन में आएगा। जैसे एग्जांपल से समझाओ, मान लो एक सेट ए है जिसमें ए बी और सी है, और दूसरा सेट बी है जिसमें सी डी और ई है, ठीक है। जब हम इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन पता करते हैं तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, वही एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों सेट में है ना। तो आप देखो यहाँ पर ए क्या दोनों सेट में है क्या, नहीं है, बी दोनों सेट में है, नहीं है, सी दोनों सेट में है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो कि दोनों सेट में हो, ठीक है। इंटरसेक्शन का ये मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो कि हमारे सेट ए में है और हमारे सेट बी में है, तो हम उसको एक साथ लिख देंगे, ठीक है।
जिसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। यूनियन क्या बोलता है? यूनियन बोलता है कि जो हमारे एलिमेंट है ये तो सेट ए में होना चाहिए या सेट बी में होना चाहिए, दोनों में से किसी एक सेट में होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेट में होगा तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पर जो भी था वो दोनों सेट में था, वो भी आ गया। ओके, और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि वही एलिमेंट आएंगे जो कि दोनों सेट में, यहाँ पर सी दोनों सेट में था और यहाँ दोनों सेट का यहाँ पे आ गया। ठीक है, ए बी और ये जो डी और ई है ये नहीं आएंगे। ओके, एक और एग्जांपल देख लो। मान लो सेट ए जिसमें केवल ए बी सी है और एक सेट बी है जिसमें ई एफ है। ठीक है, मतलब दोनों सेट में जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, एक भी सेम नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर इंटरसेक्शन पता करेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आता है? वही एलिमेंट आता है जो कि दोनों सेट में हो, तो कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन के बाद हम देखते हैं डिफरेंस, है ना, ये हमारा थर्ड ऑपरेशन होगा। हम यहाँ पर डिफरेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंग्स टू b। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका क्या मतलब है कि जो हमारे एलिमेंट होंगे वो सेट ए में तो बिलोंग करेंगे बट हमें सेट बी में नहीं करना चाहिए। इसको एग्जांपल से समझा। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है ए जिसमें केवल 3 एलिमेंट है ए बी सी। ओके, और एक सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट है सी डी ई। ओके, अगर हम ए माइनस बी या फिर ए डिफरेंस बी पता करें तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? और वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं बट सेट बी में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि जो सेट बी में एलिमेंट है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ए बी सी लिख देते हैं अपन पहले तो। ठीक है, उसके बाद देखो कि ये बोल रहा है कि वही एलिमेंट सेट बी में नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ जो सी है वो सेट बी में है, तो ये जो सी है यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, केवल क्या आएगा? ए और बी, तो उसको बोलते हैं हम ए माइनस बी। ओके, एक और एग्जांपल देखो। मान लो हमारा सेट जो ए है उसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी और बी में 3 एलिमेंट है ए बी सी। ओके, सेम है। अगर हम ए डिफरेंस बी पता करें तो जो डिफरेंस होगा उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बट होगा क्या? वो सारे एलिमेंट नहीं आएंगे जो कि बी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर ए है तो ए भी नहीं आएगा, बी है बी भी नहीं आएगा, सी है सी भी नहीं आएगा, मतलब खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा सेट होगा वो कैसा होगा? एम्प्टी होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। मान लो एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी और बी में है डी और ई। ओके, तो जब हम ए डिफरेंस भी पता करेंगे तो इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? ए के वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि बी में ना हो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ए बी सी सब आ जाएंगे और आप देखो इनमें से कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो हमारे एलिमेंट है सेट ए में वो बी में भी थे, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए बी सी में से केवल सी सेट बी में था, इसलिए यहाँ पर सी नहीं आया, केवल ए और बी आया। ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने यहाँ पर ये कैंसिल आउट किया है ना, ये वाला इतनी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिखना। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे हम डिफरेंस पता कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ए माइनस बी इक्वल टू आएगा ए बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए मान लो एक सेट है ना यू, ये सेट यू है, इसके अंदर एक सेट ए है, मतलब जो हमारा सेट है वो हमारे सेट यू का सबसेट है। अगर हम यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो कि ये जो यू है उसके अंदर है। ठीक है, बट
यहाँ पर जो एक एलिमेंट है वो नहीं आने चाहिए, है ना। मतलब ये जो शेडेड एरिया है, मैं यहाँ पे जो शेड कर रहा हूँ, इसके अंदर जो जो एलिमेंट होंगे वो सारे आ जाएंगे, बस एक एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका बोला जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। इसको एग्जांपल से समझिएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है। अभी मैंने आपको जो समझाया वही लिखा है ना, कि बस हमारे पास एक सेट होगा जहाँ पर एक सबसेट होगा ए, और ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो यू में होगा, ठीक है। और उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू वो सारे एक्स जो कि यू में बिलोंग करते हैं, सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जो हमारा ए है वो यू का सबसेट है, और यहाँ पर जो ए का कॉम्प्लीमेंट है उसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कि यू में बिलोंग करते हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ओके। आप इसको एग्जांपल से ज़रिए समझिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। या फिर हम ऐसा बोले कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है यू माइनस ए, ओके। डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। ये वही चीज़ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हमारे पास u है 1 2 3 4 और 5, और हमारा जो सेट ए है उसमें है मान लो 1 2 3। तो अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट पता करें, किस पे पता करेंगे, u के ऊपर, है ना। तो आप देखो कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो होगा u माइनस ए, है ना। u माइनस ए में क्या आ जाएगा, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे यहाँ पे जो कि u में है बट a में नहीं होना चाहिए। तो केवल यहाँ पे आएंगे 4 और 5, ओके। क्योंकि आप देखो 1 2 3 a में है तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ठीक है, एक एग्जांपल में समझ में आ गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना। अगर इसको डायग्राम के जरिए समझना चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो आप कि मान लो हमारे पास एक सेट है, ठीक है, यू, इसमें एक सेट है ए, यहाँ पर जो ए है वो हमारे सेट यू का सबसेट है। अगर हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं, क्या पता करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसके एलिमेंट कैसे होंगे, वो सारे एलिमेंट होंगे जो कि इस रीजन में आते हैं, है ना। इस रीजन में आने वाले सारे एलिमेंट हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट होंगे, ओके। केवल हम ए के एलिमेंट नहीं लेंगे, तो इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ओके। सिमेट्रिक डिफरेंस भी बहुत आसान है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ठीक है। अगर हम ए माइनस बी पता करें और फिर बी माइनस ए या फिर बी डिफरेंस है, ठीक है, ऐसा पता करें, और उसके बाद हम अगर इन दोनों के बीच में यूनियन ले लें तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ओके। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी any two sets, then their symmetric difference is defined as a minus b union b minus a, ठीक है। तो ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी, ठीक है। हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। एक एग्जांपल देख लेते हैं ना। एग्जांपल भी बहुत आसान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 4। तो सबसे पहले तो आप ए माइनस बी पता करो। ए माइनस बी क्या होगा, मैंने आपको समझा दिया कि ए माइनस बी का सेट क्या होगा, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जो ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए 1 की बात की जाए तो ए में है और बी में भी है, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। और फिर तो बात करनी नहीं है आगे।
उसके बाद फिर बी माइनस ए पता करना है। तो इसका क्या मतलब होगा कि वो सारे एलिमेंट जो बी में होने चाहिए और ए में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल 4 आएगा और उसके बाद ए माइनस बी और बी माइनस ए का हम यूनियन पता करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा 3 और 4 का यूनियन, मतलब 3 और 4 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 2 सेट्स है, लेट ए एंड बी एनी 2 सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी एंड डिफाइंड as ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये एक सेट होगा जो कि ऑर्डर पेयर होगा ना, ए कोमा बी, सच दैट ए बिलोंग करेगा ए में और जो हमारा बी है वो बिलोंग करेगा हमारे सेट बी में। इसको हम एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेता, मान लो एक सेट ए है जिसमें ए और बी 2 एलिमेंट है और एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 है। हम इन दोनों सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करना चाहते हैं, तो हमको इस तरह के एलिमेंट मिलेंगे ना, ए कोमा बी के ऑर्डर पेयर बनेंगे। याद रखिएगा ये फिक्स है, जैसे अगर ए कोमा बी लिखा हुआ है तो हम इसको बी कोमा ए नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा ये, है ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब होता है। तो चलो ए क्रॉस बी पता करते हैं, है ना, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे। बहुत सिंपल सा है। आप पेयर बनाना है ना, तो A1, उसके बाद कोमा, फिर A2, उसके बाद कोमा A3। इसी तरह से बस पेयर बनाना है आपको, B1 और फिर B2 और फिर B3। तो आप देखो हम यहाँ बोल रहे हैं कि जो हमारा A कोमा B है वहाँ पर A हमारे सेट A का एलिमेंट होगा और B हमारे सेट B का एलिमेंट होगा, बस हम इतना ही बोल रहे हैं। तो बस हमको 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स लेना है ना, एक एक करके A के साथ 1 लिखना है, फिर A के साथ 2 लिखना है, फिर A के साथ फिर 3 लिखना है, फिर B के साथ 1 लिखना है, फिर B के साथ 2 लिखना है, फिर B के साथ 3 लिखना है। ठीक है, सारे एलिमेंट हो गए। अब देख लो कोई बचा नहीं है। अब कोई बचा नहीं है मतलब किसी की भी पेयर बची नहीं है ना, हमने सारे एलिमेंट लिख लिया है, तो इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, मुझे लगता है एक एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बचा है रसल्स पैराडॉक्स। मैं सोच रहा हूँ उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, तो आप वेट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा ना। तो आप देखो अब यहाँ पर लगभग सब कुछ हो चुका है, बस हमारे जो सेट है उनके ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी बची है। मतलब अपने जो ऑपरेशन देखे थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें देखी हमने, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अभी वो देख लेते हैं बस, फिर अपन इस लेक्चर का एंड करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है यूनियन की। तो यूनियन जो होता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब यूनियन के बारे में तो हमने बात कर ही ली है ना। तो कम्यूटेटिव होने का मतलब है कि हम ए और बी का यूनियन पता करें या फिर बी यूनियन ए करें, एक ही बात होती है। हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव ऑफ यूनियन। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आती है, सेकंड प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है। इंटरसेक्शन भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। अब मतलब हम अगर ए का बी से इंटरसेक्शन पता करें या फिर बी का ए से इंटरसेक्शन पता करें तो जो रिज़ल्ट होगा वो बिल्कुल सेम होगा ना। तो इसका मतलब होता है कि जो इंटरसेक्शन है वो कम्यूटेटिविटी रखता है।
तो चलिए मैं एक काम करता है ना, सबसे पहले सारी प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उनको समझा दूंगा, है ना। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख ली है, बाकी और प्रॉपर्टीज़ भी है, पहले हम इसको समझ लेते फिर और बाकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे ना। तो हमने यहाँ तक तो समझ लिया था कि कम्यूटेटिव ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसके बाद इसको देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा यूनियन होता है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को रखता है, मतलब एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जैसे आप पहले बी और सी का यूनियन कर लो, उसके बाद ए का यूनियन कर लो, है ना। या फिर ऐसा करो कि ए और बी का यूनियन पहले पता कर लो, उसके बाद फिर उसमें सी का यूनियन कर लो, तो वो जो रिजल्ट होंगे दोनों के वो इक्वल होंगे, है ना। बस इतना बोल रहा है ये। उसके बाद फिर ऐसा कैसा सेम टू सेम इंटरसेक्शन में भी होगा कि आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन पता कर लो, उसके बाद ए और फिर इसका इंटरसेक्शन पता कर लेना। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ए और बी के इंटरसेक्शन और फिर उसमें सी के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, है ना। उसके बाद जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो ये बोल रही है कि अगर आप ए और फाई का यूनियन लोगे, मतलब ए और एम्प्टी सेट का यूनियन लो, तो आपको ए वापस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो ये बोल रही है कि अगर आप सेट ए और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लो तो आपको क्या मिलेगा, फाई। आप देखो इंटरसेक्शन में होता क्या है, रिजल्ट में जो हमको एलिमेंट मिलता है वो कैसे एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट दोनों सेट में होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि जब हम एम्प्टी सेट का किसी सेट के साथ इंटरसेक्शन पता करेंगे तो हमको एम्प्टी ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो ये बोल रही है कि अगर ए इक्वल टू है ए यूनियन बी, तो ऐसा तभी होगा जब इफ़ ओनली बी सबसेट हो ए का। मतलब अगर यहाँ पर ये जो बी है ए का सबसेट है और अगर हम इसका यूनियन पता कर रहे हैं तो इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो ए के इक्वल होगा, है ना। अब आठवीं प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम ए और बी का इंटरसेक्शन पता करेंगे तो ये ए के इक्वल होगा। ऐसा तभी होगा जब इफ़ ओनली इफ, है ना। इसको पढ़ते हैं हम इफ़ ओनली इफ़। तो जब ए सबसेट हो बी का, तो इसका मतलब क्या है मैंने आपको समझा दिया है ना अच्छे से। मतलब ए के जो एलिमेंट है वो बी में कंटेन करते हैं, है ना। तो ए कैसा है, छोटा है, और बी कैसा है, बड़ा है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों सेट में हो ना। तो ए छोटा है, बी बड़ा है, और ए किस में कंटेन कर रहा है, बी के अंदर कंटेन कर रहा है। जैसे मान लो ये बी है और ये ए है, तो बी के अंदर ए कंटेन कर रहा है, तो ए के एलिमेंट जो है वो वही एलिमेंट बी के भी है। तो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आते हैं जो दोनों में सेम हो, तो केवल ए के एलिमेंट आएंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि वो ए के इक्वल होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नवी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि जो हमारा यूनियन होता है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रखता है। जैसे अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी फिर इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। उसके बाद 10th प्रॉपर्टी इस तरह से होगी, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर यूनियन का इंटरसेक्शन आ गया और इंटरसेक्शन का भी यूनियन आ गया, है ना, बाकी सेम है। तो इसके बाद बारी आती है सिमेट्रिक डिफरेंस की। तो यहाँ पर अगर हम बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस पता करें और उसके बाद हम ए और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस पता करें, तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस और उसके बाद सी के सिमेट्रिक डिफरेंस के रिज़ल्ट का इक्वल होगा, है ना। बस इतना बोल रहा है ये वाली प्रॉपर्टी। अभी और प्रॉपर्टीज़ भी है, हम उसको पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद उनको समझेंगे। डी बोर्गन्स लॉ। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहली फर्स्ट, अगर हम ए और बी का यूनियन लें और उसका कॉम्प्लीमेंट पता करें तो ये इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, है ना। इसको बोलते हैं हम डी बोर्गन्स लॉ। इसका प्रूफ भी होता है, आपने देख लेना, किसी बुक में मिल जाएगा आपको या फिर इंटरनेट पे मिल जाएगा, मैं भी यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, है ना। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पता करें तो ये इक्वल होगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट और इन दोनों के यूनियन के, है ना। तो इसको बोलते हैं हम डी बोर्गन्स लॉ। अब इसके बाद आप देखो, इफ़ ए लैम्डा सच दैट
लेमड़ा बिलोंग्स टू डेल, ठीक है, इज ए फैमिली ऑफ सेट्स। देन देखो ए लेमड़ा का क्या मतलब है। ए लेमड़ा मतलब जैसे कि मान लो एक सेट है ना A1, A1 में मान लो 2 एलिमेंट है AB, एक दूसरा सेट है A2 जिसमें कुछ एलिमेंट है मान लो A, C और D। ऐसा ही एक और सेट है A3, इसमें कुछ एलिमेंट है E, F। ऐसे ही चलता जा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा A1 है, A2 है, A3 है, सब सेट है। तो इन सेट का एक कलेक्शन ए लेमड़ा, यहाँ पे लेमड़ा क्या है 1 2 3 ऐसा चलेगा ना, मतलब इन सेट्स के नंबर है वो। तो ये है फैमिली ऑफ सेट्स, जैसे यहाँ पर A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये सारे सेट हो गए, इनका एक सेट बनाना, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सेट्स, है ना। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इस तरह से होगी, यूनियन ऑफ लेमड़ा बिलोंग्स टू डेल ए लेमड़ा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो इक्वल टू होगा इंटरसेक्शन ऑफ लेमड़ा बिलोंग्स टू डेल ए लेमड़ा, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद यहाँ पर ये जो लिखा है हम इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर ये जो ए लेमड़ा है इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारे सेट्स है A1 A2 A3 ऐसे बहुत सारे सेट होंगे, है ना। तो हमने सबसे पहले इन सभी सेट का एक यूनियन पता किया। अब यूनियन पता कर लिया, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट पता कर लिया, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो इक्वल होगा, अगर हम इन सभी सेट के पहले कॉम्प्लीमेंट पता कर लें, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पता करने के बाद सबका इंटरसेक्शन लगाएं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपस में इक्वल होगा, ये बोल रहा है ना। अब इसका प्रूफ अलग है, देखा जाए तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ का सबका प्रूफ है। अगर मैं इस वीडियो में सभी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा ना। तो मेरी तरफ से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं बता पाऊँगा, है ना। आपने बुक में देखना मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, या फिर मुझे कहीं पे मिलेगा इनके सबके प्रूफ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF दे दूँगा, और साथ में इस लेक्चर का PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो कि जो A सबसेट B होता है ये इम्प्लाई करता है कि जो हमारा B है उसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा A के कॉम्प्लीमेंट का। मतलब हमारे पास जब भी ऐसा सेट होगा जहाँ पर A B का सबसेट होगा, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे, जैसे देखो मान लो ये B है हमारा, ये A है हमारा, ठीक है। तो हम कॉम्प्लीमेंट हमेशा के कहाँ पता करते हैं, कॉम्प्लीमेंट हम एक दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में पता करते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट U है, इस तरह से ये सेट U है ना। तो अगर हम B का कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे, किसका कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे, B का, तो वो क्या होगा, B का कॉम्प्लीमेंट ये होगा, ये रेड वाला एरिया। तो ये B का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होंगे वो B के कॉम्प्लीमेंट में होंगे। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो A का कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे, क्या पता करेंगे, A का कॉम्प्लीमेंट। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे, तो A के कॉम्प्लीमेंट में ये सारे आ जाएंगे, जिनको मैं यहाँ पर ऐसा शेड कर रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे एलिमेंट U के ही होंगे, लेकिन बस A के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं A का कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखो A का कॉम्प्लीमेंट जो है उसका जो साइज़ है, या फिर मैं बोलूँ कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो B कॉम्प्लीमेंट से तो ज़्यादा ही है, साथ में वो B कॉम्प्लीमेंट को कंटेन भी कर रहा है ना। यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट को A कॉम्प्लीमेंट कंटेन कर रहा है ना। जबकि अगर अपन सिंपल सा सेट में देखा जाए तो A कंटेन हो रहा है B में और B कंटेन हो रहा है C में, है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जब A कंटेन करेगा B में, और अगर हम A का कॉम्प्लीमेंट का पता करेंगे और B का कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे, तो यहाँ पर जो B कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा A के कॉम्प्लीमेंट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जब मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था तब मैंने बोला था आपको कि हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते, ये आपस में इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होती है ना। तो हम यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, है ना। ये एक जनरल प्रॉपर्टी है, जब मैंने आपको समझाया था उसी समय बता दिया था ना, इन जनरल। अब इसके बाद देखो, अगर ये जो ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस है इक्वल भी हो जाता है, लेकिन अगर ये इक्वल होता है तो तब क्या होता है, कब इक्वल होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस है, ये ऐसा तभी होगा जब इफ़ ओनली इफ आइदर ए इक्वल टू बी और वन ऑफ ए और बी इज़ एम्प्टी। तो आप यहाँ पे देखो, मतलब ये अगर ए और क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल होते हैं तो ऐसा तभी होगा इफ़ ओनली इफ आइदर ए और बी आपस में इक्वल हो, मतलब ए और बी आपस में इक्वल हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ए और बी में से कोई एक एम्प्टी हो, तब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल होंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट पता करें और उसके बाद वापस उसका कॉम्प्लीमेंट पता करें तो वो हमारे सेट ए के इक्वल होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है, जैसे ये सेट ए है हमारा मान लो और ये बाहर वाला यू है, तो हम जब ए का कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। एरिया नहीं, हम बोल सकते हैं कि ये वाले एलिमेंट आएंगे, ठीक है, हाँ ये वाले एलिमेंट आएंगे। अब हम फिर से, ठीक है, इस एलिमेंट्स का कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, यू के रिस्पेक्ट में ही, है ना। तो इसका वापस से अपन यू के रिस्पेक्ट में ही कॉम्प्लीमेंट पता करेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। तो यू क्या है, यू तो पूरा एरिया है, या फिर मैं बोलूँ कि जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो है, उसमें से अपन ये वाला शेडेड एलिमेंट जो है इसमें उसको माइनस कर रहा है, तो क्या बचेगा, ए बचेगा ना। तो हम बोल रहे हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, है ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनियन के बीच में है, मतलब अगर हम बी और सी का यूनियन पता करें और फिर उसमें ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करें तो ये इक्वल होता है ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद समझा दूँगा, ठीक है। मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी है। अब देखो ये तो समझा दिया है ना मैंने। अब इंटरसेक्शन के लिए भी सेम होगा, इंटरसेक्शन में भी जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उसके बाद आप देखो, अगर हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन पता करें तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप कोई एक सेट ए मान लो, कोई सेट बी मान लो, उसके बाद उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करो, उसके बाद बी ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करो, फिर उसके बाद उसका इंटरसेक्शन पता करो, है ना। तो क्या वो इसके इक्वल हो रहा है, आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी सेट मान लो और पता करो, है ना, इसको वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप देखो जो बी माइनस सी है, अगर हम इसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करें तो ये इक्वल होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी है। आप अपने मन से एग्जाम्पल बना के इसको वेरीफाई कर सकते हो ना। उसके बाद बीसवीं प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे देखो कि ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका अगर हम इंटरसेक्शन पता करें सी क्रॉस डी के साथ तो ये इक्वल टू होता है हम इस ए और सी का इंटरसेक्शन लें और बी और डी का इंटरसेक्शन लें और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इसके इक्वल होगा, है ना।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो चुकी है। मुझे लगता है आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा ना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। और साथ में ये जो वीडियो लेक्चर है इसका जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, है ना। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। प्लस ये जो PDF होगा उसका जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज पे यूट्यूब का आइकॉन बना होगा, ठीक है। फर्स्ट पेज में ऐसा एक यूट्यूब का आइकन बना होगा। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मेरे वीडियो के ऊपर पहुँच जाओगे ना। तो मैं एक लिंक भी दूंगा आपको इस PDF में, जिसके थ्रू आप मेरे वीडियो से पहुँच सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में यही तक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।